हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दैट विल बी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे पहले बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं। और एक चीज आपने जरूर देखा होगा पिछले चैप्टर्स में, जैसा कि हमने एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो सबसे पहले बच्चों आपने जे जे थॉमसन का मॉडल पढ़ा, देन आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, देन आपने नील बोर का मॉडल पढ़ा, एंड उसके बाद लास्ट में आपने क्वांटम मॉडल पढ़ा। ठीक है, तो दैट मीन्स इससे हमें ये चीज पता चलता है कि हर नेक्स्ट मॉडल जो आप पढ़ रहे हो दैट इज अ स्लाइटली बेटर वर्जन ऑफ प्रीवियस वन। दैट मीन्स हम आगे की चीज इसीलिए पढ़ते हैं ताकि पीछे कुछ लिमिटेशंस होती, कुछ कमियां होती, जिसको ओवरकम करते हैं, एंड देन एक नया मॉडल या नया थ्योरी लाई जाती है। ऑन सिमिलर लाइन, जैसा कि हमने बच्चों वेस्पर थ्योरी पढ़ा, वेस्पर थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर वेस्पर थ्योरी की मेन बात बताऊं कि वेस्पर थ्योरी से आपको क्या फायदा हुआ, अगर मैं वेस्पर थ्योरी से बोलूंगा कि SF6 का शेप बताओ तो आप बता पाओगे। दैट मीन्स वेस्पर थ्योरी ने आपको हेल्प करा शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये बताने में। ठीक है, बट क्या कुछ लिमिटेशंस भी थी जो वेस्पर थ्योरी नहीं बता पाया? तो बिल्कुल हाँ बच्चों, और इसीलिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसकी डिटेलिंग जो भी है, ये सारी चीजें आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे। बट उससे पहले बच्चों, अभी हमारा मेन फोकस पहले स्लाइड में ये रहेगा कि हम ये देखें कि वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है, दैट मीन्स सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन। बट क्या वेस्पर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी? तो उसी चीज को सबसे पहले बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन अगर मैं वेस्पर थ्योरी के देखो तो बच्चों, वेस्पर थ्योरी ये तो बताता शेप क्या होता है मॉलिक्यूल का, बट ये नहीं बता पाता कि एक मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड आखिर बनाता ही क्यों है, उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है जिसके चक्कर में कोई भी मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का बना तो वो भी दिखने में ऐसा लगेगा, एंड अगर बच्चों मैं F2 का बोलूं तो वो भी दिखने में ऐसा लगेगा। अब मैं ये कैसे डिसाइड करता हूं कि इसका साइज, जो एटॉमिक साइज है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो कितनी होगी? अगर मैं बात करूं बच्चों हाइड्रोजन की, तो 74 पिकोमीटर होती है इसकी लेंथ। ओके, 74 पिकोमीटर लेंथ होती है। और अगर इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो दैट इज 435.8 किलो जूल पर मोल बच्चों, एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। जस्ट देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। और अगर मैं F2 की बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, तो यहाँ पे बच्चों 155 किलो जूल पर मोल, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एंड जो बॉन्ड लेंथ होता है दैट विल बी 144 पिकोमीटर। अब देखने में अगर मैं सिंपली एच एच इस तरीके से बना दूं, कॉपी में एफ एफ इस तरीके से बना दूं, हाउ विल आई नो कि ये 74 पिकोमीटर क्यों है एंड ये 144 पिकोमीटर क्यों है? दैट मीन्स शेप तो बता दिया, लेकिन बॉन्ड लेंथ कितना होगा, क्यों इतने ही लेंथ पे जाके बॉन्ड बन गया, क्यों इस केस में इतने ही लेंथ पे बॉन्ड बन गया, तो वो सारी चीज हमें बिल्कुल भी नहीं पता चल पाती। किसकी हेल्प से? वेस्पर थ्योरी की हेल्प से। और उन सारी चीजों के लिए ऑब्वियसली जो लिमिटेशन है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे किसमें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। इसको डिटेल में भी आगे पढ़ते हैं। एंड वन मोर थिंग इज बच्चों की शेप ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपको वेस्पर थ्योरी याद हो तो आपने देखा होगा आप किस किस तरीके की चीजों का शेप, H2O, देन आपने SF4, देन आपने BRF5, इस तरीके के। दैट मीन्स दो चीजें मैक्सिमम, दो टाइप के मॉलिक्यूल, दो टाइप के एटम मैक्सिमम। क्या आपने वहां पे ये पढ़ा था H2SO4 का शेप क्या होगा? नहीं। HNO3 का शेप क्या होगा? या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका शेप क्या होगा? दैट मीन्स बड़े मॉलिक्यूल के शेप में बिल्कुल ही फेल हो जाता था कौन? सॉरी वेस्पर थ्योरी। तो ये सारी जो लिमिटेशंस है इसको ओवरकम करने के लिए हम एक नई थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑब्वियसली अगर सारे लिमिटेशंस कवर नहीं होंगे तो मैक्सिमम लिमिटेशन जरूर कवर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि आपको बच्चों समझ आया है कि क्या क्या लिमिटेशन थी वेस्पर थ्योरी की, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डेफिनेशन, तो देखो ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी बच्चों आप ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुके हो, ऑर्बिटल क्या होती है, आप सेकंड चैप्टर में ऑर्बिटल देख चुके हो। अगर नहीं देखा तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली वीडियो जरूर जाके देखो क्या होता है। तो आप एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आपको पता है। इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के नेक्स्ट लाइन पे
जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हो, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आती है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, वो इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करता है। बट फिलहाल के लिए अभी हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो जब मैं करूंगा तब आपको बताऊंगा क्या इसकी लिमिटेशन है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल, जैसे सपोज H2 एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, तो कहता है इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। इसका क्या एग्जैक्ट मतलब है उस पर जरूर मैं डिटेल में आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो डेफिनेशन सबसे पहले क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल rather than molecular orbital। और molecular orbital theory आगे क्या कहेगा कि नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओवरलैप का, जिसको भी हम आगे देखेंगे। ऑन द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप के कॉन्सेप्ट जब अभी आगे हम पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल में ये डेफिनेशन समझ आएगी। एंड द लार्जर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो डेफिनेशन हो गई। लेकिन इस डेफिनेशन को फिर से जब एक बार मैं ये वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ तब आपको समझाऊंगा, उस टाइम सारी चीजें पता होंगी, तो देन में भी आप ज्यादा आसानी से इस चीज को समझ पाओगे। बट सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है जो बॉन्ड बनाने के लिए क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम आपके पास है, दूसरा हाइड्रोजन एटम आपके पास है, दोनों दूर हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं बॉन्ड बनाने को। तो यहाँ पे जो सारी चीजें होंगी ना, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें पढ़ना है। वो क्या क्या सारी चीजें होंगी उसको हम देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन में क्या होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसको मैं सपोज हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी से रिप्रेजेंट करता हूं, ए और बी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। जहां पे आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन ए है और ये हाइड्रोजन बी है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन ए के न्यूक्लियस को मैं न्यूक्लियस ऑफ ए बोल रहा हूं, एंड मैं इलेक्ट्रॉन ऑफ, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन है तो उसका एक न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को ई ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑन सिमिलर लाइंस हाइड्रोजन बी जो है उसके न्यूक्लियस को एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके इलेक्ट्रॉन को ई ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि जब ये दोनों दूर थे तो जो पुराने फोर्स, जो पहले से इनके पास फोर्स थे, वो कौन कौन से थे, वो बच्चों क्या था, एन ए न्यूक्लियस ऑफ ए एंड ई ए के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हाँ या ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है बच्चों। एंड दूसरा फोर्स कौन होगा, न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, इसके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आप मानते हो, दैट मीन्स जब ये दोनों दूर थे तो इनके बीच में खाली इंडिविजुअल लेवल पे खाली अट्रैक्टिव फोर्स थे, जो क्या था, उसके न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जैसे जैसे बच्चों ये पास आएंगे तो वी नो कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस लाइक चार्जेस हैं दोनों के, Na और Nb, वो क्या करेंगे, रिपेल करना चालू कर देंगे। देन दोनों के इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, रिपेल करना चालू कर देंगे। तो इससे होगा क्या, एक ना डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट होने लगेगी। उसको मैं बताने से पहले बताता हूं कि न्यू फोर्सेस क्या होंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं न्यू फोर्स क्या होगा। तो जैसी बच्चों ये पास आएगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास ये फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, ई ए एन ए, ठीक है, ये तो पहले से फोर्स था। और ई बी एन बी, ये भी रहेगा। ये किस टाइप का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये पहले से है हमारे पास तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स ये है। अच्छा, एक बात बताओ, एक जो नया फोर्स जनरेट होगा ये ओल्ड फोर्स है तो इसको मैं साइड में ही रखता हूँ। अच्छा, न्यू फोर्स में ये प्रॉपरली न्यू फोर्स बच्चों, ये सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आएगा। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के साथ क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये नया फोर्स है बिल्कुल। और जो न्यूक्लियस ऑफ बी है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के साथ अगेन ये अट्रैक्टिव फोर्स नेचर होगा और ये न्यू फोर्स होगा। ये ओल्ड फोर्स है और ये न्यू फोर्स है, ओके। नाउ एक और जो नया फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स होगा, ये दोनों तो अट्रैक्टिव हो गए। अब क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये आपस में नया फोर्स है बट रिपल्सिव इन नेचर है, ठीक है। तो दैट मीन्स
इस टाइप के फोर्सेस अराइज होंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन ए है, तो उसका न्यूक्लियस और दूसरे का न्यूक्लियस आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो होता क्या है इसके चक्कर में बच्चों, जो ओवरऑल सिस्टम है, अगर एच ए और एच बी को मैं साथ में बात करूं, तो ओवरऑल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बच्चों क्या होती है, चेंज होने लगती है। वो क्या होती है, चेंज होने लगती है। जो ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होने लगती है। और सिस्टम क्या होता है, उसकी एनर्जी कम ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमें पता है कि दो एटम पास आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इसके अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, और उस चेंज की वजह से ओवरऑल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो होगा क्या, आपको केमिस्ट्री में पता है कि एनर्जी जितनी कम होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कभी ना कभी एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके क्या होगा कि इन दोनों की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। और जब एनर्जी सबसे कम हो जाएगी तो मैं बोलूंगा ये दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जहां पे एनर्जी सबसे कम हो गई है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। और मैं उसी डिस्टेंस को क्या बोल देता हूँ, बॉन्ड लेंथ बोल देता हूँ। दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जहां पे वो मोस्ट स्टेबल है उसको मैं बॉन्ड लेंथ बोल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको समझ आया कि अभी तक जो हम वेस्पर थ्योरी में हमें ये नहीं पता चलता था कि ये 74 ही क्यों है, ये 144 ही क्यों है। अब मेरे को समझ आ रहा है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास आता है तो 74 पिकोमीटर पे आके जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होती होगी सिस्टम की वो सबसे कम हो जाती होगी, और उसके चक्कर में वो स्टेबल हो जाता है, तो बॉन्ड बन जाता है। एंड सिमिलर फॉर फ्लोरीन 144 पिकोमीटर पे सेम चीज होती होगी, क्योंकि एटम डिफरेंट है तो एनर्जी एसोसिएटेड जो है वो भी डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में डिफरेंट है, जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ है वो भी डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली चीजें वेरी कर सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज ये है। अब क्वेश्चन है कि क्या मैं ग्राफिकली ये चीज समझ सकता हूँ कि किस तरीके से चेंज होता है पोटेंशियल में। बिल्कुल समझ सकते हैं बच्चों। जैसा कि आपको एक ग्राफ दिख रहा है, तो देखो हमारे पास दो हाइड्रोजन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमारे पास दो हाइड्रोजन है जो सर्टेन डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। दैट मीन्स इसके बीच में ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अगर 300 पिकोमीटर है, तो क्या होगा कि एनर्जी, देखो ये क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ध्यान रखना, दो चीज जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, दो चीज जो आपस में बहुत दूर होते हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, उनकी एनर्जी बच्चों क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आप देखो ये लाइन जो है वो जीरो है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूर थे एनर्जी जो ये पर्पल लाइन से दिखाई जा रही है वो बिल्कुल जीरो के पास थी। लेकिन जैसे जैसे दो एटम पास आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसके चक्कर में क्या हो, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करते हैं। दैट मीन्स हमें ऑक्टेट रूल पता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, यहाँ पे डुएट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट रूल को तो ये क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो दे नो कि मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अगर पास आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी एनर्जी जो है बच्चों वो और नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल सिस्टम, जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी उतना कम स्टेबल सिस्टम। तो जीरो एनर्जी थी जब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो पास आते हैं बच्चों क्या होगा, देखो जैसे जैसे आर इक्वल्स टू 150 पिकोमीटर पे आए तो एनर्जी और डिप कर गई। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे पास आते जाएंगे पास आते जाएंगे, ये इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनका एटम जो है ना, ये क्या करेगा, ओवरलैप। एटॉमिक ऑर्बिटल, बेसिकली ये किसकी बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल में रिसाइड करता है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, दोनों एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये देखा गया है कि एक सर्टेन डिस्टेंस दैट इज आर इक्वल्स टू 74 पिकोमीटर। अभी जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था तो हमने बोला था ना 74 पिकोमीटर होता है। तो दैट मीन्स ये देखा गया कि जब 74 पिकोमीटर होता है तो एनर्जी सबसे कम हो जाती है। 74 से जैसे तुम 73 जाओगे ना, एनर्जी हल्की सी बढ़ जाती है, क्योंकि सिस्टम को बहुत ज्यादा क्लोज कर दोगे तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैक्सिमम स्टेबल है। ये नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे में घुसा दोगे फिर भी स्टेबल रहेंगे, नहीं। तो फिर तो वापस वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा रिपेल करने लगेंगे, एनर्जी जो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा।
तो ये नोटिस करा गया कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं तो उनकी एनर्जी मिनिमम होती है। ओके, और उसी मिनिमम एनर्जी पे जो डिस्टेंस है उसको आपने रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बोल दिया। दैट मींस हाइड्रोजन के केस में आपका रेडियस क्या हो गया, 74 पिकोमीटर। और उसके बाद अगर आप बहुत पास कर दोगे तो ड्रास्टिकली आप देखोगे कि एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो मेक श्योर आपको ये समझ आया होगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस r इक्वल टू 74 पे ही मैक्सिमम स्टेबल क्यों, क्योंकि उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एंड दिस इज व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स यू, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है कि नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराने फोर्सेस एंड नए फोर्सेस में क्या होता है, एक कांस्टेंट चेंज आता है जैसे जैसे एटम पास में आते हैं। और इसके चक्कर में ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है बच्चों। और जब ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा विच विल बी कॉल्ड, कि वो एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे एनर्जी सबसे कम है। तो उस डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, अगर H2 है तो H2 मॉलिक्यूल का डिस्टेंस रेडियस बोल दोगे, एंड F2 है तो F2 का केस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा कि बेसिकली क्या बोलने की कोशिश करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर पेपर में आ जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है डेफिनेशन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। देन आपको ये दो डायग्राम बनाने हैं और जो मैंने यहाँ पे ओल्ड फोर्स एंड न्यू फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया इसको समझाना है कि इनिशियली आपके पास क्या होता है बच्चों, ओल्ड फोर्स में क्या होता है कि आपके पास ये फोर्सेस हैं, न्यू फोर्स में ये फोर्सेस आता है। ये पुराना ओल्ड फोर्स ही है, जब मैंने आपको बताया था, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। तो ये पुराना फोर्स ही है, ये दोनों नए फोर्स है। तो आप सबसे पहले कॉपी में अपने ये लिखोगे कि दिस वर ओल्ड फोर्स, दीज वर न्यू फोर्सेस, एंड एज सून एज टू एटम अप्रोचेस ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज होती है, और कैसे चेंज होती है उसके लिए आप ये ग्राफ बनाओगे। एंड देन यू विल टेल कि एट a particular distance the potential energy becomes minimum, and that is when the bond formation, जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उसी टाइम बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दैट इज द स्टेबल या मेन डिस्टेंस, या आप उस एटम का रेडियस बोल लो जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड दिस इज हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड दिस इज व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी बच्चों की, जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। अब जो ऑर्बिटल ओवरलैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो वहां पे जब किस तरीके से ओवरलैप होते हैं ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये किस तरीके से ओवरलैप होते हैं उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बच्चों आपको समझ आना चाहिए, and that is directional property of bond। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड क्या होता है बच्चों, हमेशा आपने देखा होगा कि CH4 का जो शेप होता है एक पर्टिकुलर तरीके का ही शेप होता है। ठीक है, CH4 जब बनता है तो पर्टिकुलर तरीके से बनता है, NH3 जब बनता है तो एक पर्टिकुलर तरीके से बनता है, H2O जब बनता है तो एक पर्टिकुलर तरीके से बनता है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या बोलती है कि कोवेलेंट बॉन्ड बीइंग डायरेक्शनल इज दैट, हाँ बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि इज दैट एटम्स बॉन्डेड कोवेलेंटली प्रेफर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। दैट मीन्स जो चीजें आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके की ओरिएंटेशन प्रेफर करती है। जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिटल्स जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं एटम के, वो हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप का ओरिएंटेशन प्रेफर करता है बॉन्ड को बनाते टाइम। जब बॉन्ड बनता है तो एक पर्टिकुलर टाइप का ओरिएंटेशन वो प्रेफर करता है। उसके चक्कर में आपका क्या होता है कि हमेशा एक सर्टेन तरीके का एक डेफिनेट शेप का ही मॉलिक्यूल आपको दिखता है। तो उस चीज को आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोलते हो बॉन्ड की, कि बॉन्ड हमेशा जब बनता है तो हमें पता है बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ऑर्बिटल्स हमेशा एक सर्टेन ओरिएंटेशन में ही ओवरलैप करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड क्या होती है। नाउ दैट बिफोर ये वीडियो खत्म हो, एक लास्ट टॉपिक जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज बच्चों ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब मैंने बोला कि एटम्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक सर्टेन तरीके से ही ओवरलैप होना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे बच्चों तीन तरीके की ओवरलैपिंग होती है। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होता है
जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, जब मैं ये बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ये बस खाली सिग्निफाई करता है। देखो आपको पता होगा कि आपने पढ़ा हुआ है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे हम खाली एस और पी की बात करेंगे। तो एस स्फेरिकल इन नेचर होता है और उसको हमेशा पॉजिटिव लॉब से रिप्रेजेंट करते हो। पी आपको पता कुछ इस तरीके का होता है, तो इसमें दो लॉब है, एक ऊपर एक नीचे, तो एक को आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हो, एक को नेगेटिव लॉब से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि ये किस तरीके से आपस में ओवरलैप होते हैं उसके बेसिस पे आप नाम देते हो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पास, आपको पता है ना पी में तीन होते हैं, है ना, तो एक px होता है, एक py होता है, pz होता है, ये आप सबने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने pz को लिया है। अब pz में एक पॉजिटिव नेगेटिव लॉब है, एक पॉजिटिव नेगेटिव लॉब है। अगर दोनों पॉजिटिव वाले ओवरलैप कर गए तो ये जो कॉमन ओवरलैपिंग हुई है क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव की पॉजिटिव ओवरलैपिंग हुई, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। देन आपका क्या होगा, अगर s तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ये अगर एक साइड से ओवरलैप कर गया पॉजिटिव के साथ तो दिस विल बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर pp ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दैट इज सेम चीज ओवरलैप कर रहे हैं। देन ये मैथ नहीं कर रहा कि माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज सिमिलर कि मतलब सेम चीज ओवरलैप करे तो दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। नाउ बच्चों, अब ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो, एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो या जेड डायरेक्शन में हो, अगर ओरिएंटेशन सेम है और सेम तरीके से ओवरलैप कर रखा है तो दैट दीज ऑल विल बी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऑन द सिमिलर लाइंस पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट लॉब्स ओवरलैप कर रही हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगा। सिमिलरली ये भी एंड ये भी। जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है बच्चों, जैसे अगर इसकी बात करूं तो देखो ये थोड़ा सा पॉजिटिव ओवरलैप हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ नेगेटिव ओवरलैप, ओवरऑल कैंसिल हो गया, दैट इज जीरो ओवरलैप। और अगर ओरिएंटेशन ही अलग हो, एक लाइन आपने एक्स एक्सिस में बना ली, एक वाई में बना ली, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो गया कि इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं बचा। तो अगर एक आपके पास एक्स डायरेक्शन का है और एक आपके पास वाई डायरेक्शन का है तो इंटरसेक्शन पे क्या होगा, कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, नहीं ये तो पॉइंट रह गया और पॉइंट का कोई ओवरलैप नहीं माना जाता है, बिकॉज पॉइंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट, कोई एरिया कवर नहीं करता पॉइंट, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो दिस विल बी जीरो ओवरलैपिंग। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आई होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं। देन हमने ये समझने की कोशिश करी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि बॉन्ड किस डिस्टेंस पे बनेगा, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के रोल को ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कंसिडर करता है। एंड देन लास्ट में हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड ओवरलैपिंग, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैपिंग की बात करें। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बताऊंगा तो दिस विल मेक मोर सेंस। तो ये क्या बोलता है, अगर मैं वापस यहाँ पर डेफिनेशन दूं तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। हमने बोला ना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वो कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। ठीक है, बट सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उस चीज को पढ़ोगे। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स ऑन द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैप करते हैं, और जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे दैट मीन्स वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। हमेशा याद रखना जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ना बच्चों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है उस चीज से डिसाइड होता है कि कितना ज्यादा, बेसिकली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से डिसाइड होती है कि बॉन्ड आपका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे इस तरीके की जो ओवरलैपिंग जो हमने देखा ना, इसकी वजह से कितने टाइप के बॉन्ड क्रिएट होते हैं, वो बॉन्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या होता है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।